हंसी है नहीं, ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पार्थवी अचीवर्स में। लास्ट क्लासेस तक हमने अपना सेल चैप्टर फिनिश कर लिया था। आज हम क्वेश्चंस करेंगे सेल चैप्टर के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं। आई होप कि आप इसे अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हमने थ्योरी बहुत अच्छे से कर ली थी। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि one of the additional function of smooth endoplasmic reticulum is स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन, एडिशनल फंक्शन क्या है? तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका एक्स्ट्रा काम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, वो क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस करता है। क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस करता है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से ये स्मूथ होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये रफ होता है। पहले भी मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बता दिया था। ऐसे करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस से अटैच होता है, तो यहाँ पे ऐसे करके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन राइबोसोम्स की वजह से क्या होता है? इन राइबोसोम्स की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हो जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो काम करता है हमारा लिपिड फॉर्मेशन का। ठीक है, मतलब लिपिड बनाने का काम करता है, लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द शेप ऑफ कोकाई बैक्टीरिया? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है कि कोकाई बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है। तो इसके हम ऑप्शंस देख लेते हैं। रॉड के आकार का, गोलाकार, स्पाइरल, या फिर कॉमा के आकार का, या फिर कॉमा के आकार का। ठीक है, तो ये हमारे चार ऑप्शंस हो गए। पहला ऑप्शन हमने पढ़ लिया कि रॉड के आकार का होता है, मतलब ऐसा। दूसरा हमने पढ़ा गोलाकार, मतलब ऐसा। या फिर तीसरा स्पाइरल, कुछ ऐसा। या फिर चौथा कॉमा के आकार का, ऐसा। ठीक है, तो ये जो हमारा कोकाई बैक्टीरिया ना, ये कोकाई बैक्टीरिया ऐसे सर्कुलर शेप का होता है, मतलब कि स्फेरिकल शेप का होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, तो हमारा किस तरह का होता है? ये गोलाकार होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोलाकार। अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसका एग्जाम्पल होता है स्टेप्टोकोकस। स्टेप्टोकोकस, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? स्टेप्टोकोकस। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए कि ये कोकाई बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? स्टेप्टोकोकस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि सेल ऑफ एनी फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट इन हैविंग। किसी भी फंगस का सेल पौधे से किस में अलग होता है? तो किसी भी फंगस का, यानी किसी भी कवक का सेल कैसे अलग होता है किसी भी प्लांट सेल से? हमने पढ़ा था कि जो हमारा पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, वो कोशिका उसकी जो सेल वॉल है, मतलब कोशिका भित्ति, वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। ठीक है, लेकिन इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। बस ये डिफरेंस होता है, एक वन ऑफ द मेन डिफरेंस कवक और पादप के बीच का। ठीक है, वहीं पे हमने बैक्टीरिया का भी पढ़ा था कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इट इज डिफिकल्ट टू किल वायरस बिकॉज। वायरस को किल करना डिफिकल्ट होता है, क्यों? वायरस को मारना डिफिकल्ट क्यों होता है?
वायरस को किल करना डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि ये दीज आर कंसिस्ट ऑफ टफ प्रोटीन कोड, क्योंकि उनके ऊपर टफ प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होते हैं साइज में, क्योंकि लैक ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, या फिर स्पेंड अ लॉट टाइम इनसाइड द होस्ट सेल, या फिर ये होस्ट सेल के अंदर बहुत लंबे समय तक रहते हैं। वायरस को मारना मुश्किल है क्योंकि वे सख्त प्रोटीन कोड से बने होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं, सेल्यूलर स्ट्रक्चर की कमी होती है इसमें, या फिर होस्ट सेल में ज्यादा समय तक रहते हैं, इसलिए इनको मारना कठिन है। तो इसका आंसर वैसे तो ये होगा, क्योंकि ये होस्ट सेल में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, ज्यादा समय तक रहते हैं, इसलिए इनको मारना मुश्किल है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि होस्ट सेल क्या होती है। जैसे ना जब भी वायरस किसी भी बॉडी में अटैक करता है, किसी भी बॉडी में अटैक, जैसे ह्यूमंस की बॉडी में ही अटैक किया, तो ह्यूमंस की सेल क्या हो जाएगी? होस्ट सेल। ठीक है, ह्यूमंस की सेल क्या हो जाएगी? होस्ट सेल, क्योंकि ये होस्ट सेल में ज्यादा लंबे समय तक रहता है, इस वजह से इसको मारना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? कौन सी इसमें से ऐसी साइट है जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन पहले समझ लेते हैं क्या होता है। कोई भी ऐसा रेस्पिरेशन, कोई भी ऐसी प्रोसेस जो भी हमारे शरीर में हो रही है, किसके प्रेजेंस में, किसके होने में? ऑक्सीजन के होने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। दो टाइप के रेस्पिरेशन बेसिकली हम पढ़ते हैं, एरोबिक और नॉन एरोबिक, एनारोबिक सॉरी। एनारोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन होती है प्रेजेंट जिस रिएक्शन में, एनारोबिक मींस जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सी ऐसी साइट है जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इनमें से कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है साइटोप्लाज्म, दूसरा दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा दे रखा है बोथ 1 and 2, और चौथा दे रखा है राइबोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग cellular event, which one of the following cellular event is not directly, which one of the following cellular event is not directly involved in mitochondria? कौन सा ऐसा सेलुलर इवेंट है जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता? देखो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है, लेकिन इसमें से एक फंक्शन ऐसा है जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। कंट्रोलिंग सेल साइकिल, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। एटीपी सिंथेसिस, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। एपोप्टोसिस, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम नहीं है। एपोप्टोसिस मतलब होता है, एपोप्टोसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो सेल है वो खत्म हो जाती है, मतलब खत्म करने का काम किया जाता है कि भाई अब सेल किसी काम की नहीं है। तो एपोप्टोसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सेल जो है उनकी प्रोग्राम्ड डेथ, जिसमें सेल की प्रोग्राम डेथ होती है कि मतलब भाई अब ये जो जैसे हमारी इसके बीच में उंगलियों के बीच में प्रेजेंट जो सेल है, जिनका मतलब धीरे धीरे करके जो जनरेशन होता रहता है, जब वो खराब हो जाती है तो उनको क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। ये प्रोसेस होती है एपोप्टोसिस की प्रोसेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम looks rough under the microscopic bacteria because of the attachment of which one of the following cell organelles to its surface? क्वेश्चन क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोस्कोप से देखने पर खुरदरा दिखता है क्योंकि इसकी सतह पर इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल जुड़ा होता है। आपको ये बताना है कि अभी मैंने इससे पहले ये क्वेश्चन बताया था, आपको आंसर करने की कोशिश करिए, बहुत इजी है। मुझे लगता है कि आपने एकदम सही आंसर किया होगा। तो इसका आंसर है राइबोसोम। क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम क्या काम करता है? राइबोसोम काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ये क्वेश्चन तो मैं कितनी ही बार बता चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता है कि अब ये क्वेश्चन आएगा और आप लोग कर नहीं पाएंगे। ओह सॉरी। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट्स? कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट है? ठीक है, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में, बेसिकली एनिमल सेल से इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो कौन सा ऐसा हमारा सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है? तो वो
सेल मेम्ब्रेन है, या फिर सेल वॉल है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर लाइसोसोम है। मतलब या फिर वो कोशिका झिल्ली है, या फिर वो कोशिका भित्ति है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर लाइसोसोम है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि ऐसी कौन सी सेल है, तो वो सेल वॉल, वो सेल ऑर्गेनेल है हमारा सेल वॉल। वो क्या है हमारा सेल वॉल। हमने आपको बताया था जब हमने आपको कोशिका भित्ति और झिल्ली पढ़ाया था कि जो प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है उसका डिफरेंस एक क्या है कि इसमें जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, ले उसके बाहर से एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और जो हमारा प्लांट सेल है उस सॉरी जो हमारा एनिमल सेल है इसमें सिर्फ और सिर्फ कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं? तो पहला है हमारा गोल्जी एप्रेटस, सेकंड है हमारा लाइसोसोम, थर्ड है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फोर्थ है हमारा राइबोसोम। ठीक है, तो मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको इस सारी चीजें बताई थी कि जो हमारा गोल्जी एप्रेटस है इसको बोला जाता है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है गोल्जी उपकरण को। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग, क्योंकि ये सेल को खत्म करने का काम करते हैं। जितनी भी खराब सेल होती है वो सब लाइसोसोम में जाती है और वो खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए एज सच कोई भी हम ऐसे यूज नहीं करते टर्म। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका वैसे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोल्जी, इसका आंसर हमारा हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल वॉल इन प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ। प्लांट सेल में सेल वॉल किससे बनी होती है? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैं बहुत बार इसको बता चुकी हूँ, अब मैं बार बार एक ही क्वेश्चन तो नहीं कराती रहूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वैक्यूल्स इज सराउंडेड बाय। वैक्यूल्स किससे सराउंडेड होते हैं? वैक्यूल्स किससे सराउंडेड होते हैं हम ये देखेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, पहला डिफरेंस हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल का क्या पढ़ा? पादप कोशिका और जानवरों की कोशिका का हमने पहला सेल क्या पढ़ा? तो ये हमने पहला डिफरेंस क्या पढ़ा कि इसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, पादप कोशिका में, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं होती। और एक और डिफरेंस होता है, पता है? एक डिफरेंस ये होता है कि जो प्लांट सेल होती है ना उसमें वैक्यूल्स बहुत बड़ा सा प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैक्यूल बहुत बड़ा सा प्रेजेंट होता है, और ये जो वैक्यूल है इसके आसपास एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक झिल्ली प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ठीक है, और एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में ये वैक्यूल छोटा प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे कोई भी ये छोटा होता है। ठीक है, अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि भाई डिफरेंस बताइए प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का, तो आपका आंसर कभी कभी स्टेटमेंट में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में जो ये वैक्यूल है ये छोटा होता है, एक डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का। और इसमें क्या होता है, ये वैक्यूल जो है वो बड़ा होता है। ठीक, दोनों में ही इसके बाहरी एक जो सतह होती है उसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फाउंड इन द सेल। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन कि कोशिका में कितने प्रकार के अंतर्द्रवीय जालिकाएं प्रेजेंट होती हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2, है ना, क्योंकि 2 टाइप के होते हैं ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ अंतर्द्रवी जालिका और रफ अंतर्द्रवी जालिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following plastids have green pigment in it।
कौन सा ऐसा प्लास्टिड्स है जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है? तो हमने पढ़ा था वैसे इससे पहले, लेकिन उतना शायद डिटेल में नहीं पढ़ा, तो मैं अभी यहाँ कवर कर देती हूँ। 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है मेनली। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? ग्रीन कलर का। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? व्हाइट। और ये इसका काम भी बताऊंगी। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ऑरेंज, रेड, येलो, इन कलर का होता है। ठीक है, अब देखिए काम क्या होता है इसका। ल्यूकोप्लास्ट का काम, ल्यूकोप्लास्ट जो सफेद रंग का होता है, इसका काम होता है स्टोर करने का अपने पास में। ठीक है, स्टोर करने का काम होता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है, ये किसमें मदद करता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ऑरेंज, रेड और येलो कलर का, मतलब नारंगी, लाल और पीले रंग का। और ये क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? ये जो है ना, ये रंग प्रदान करता है। अगर आप ग्रीन रंग देखोगे ना, ग्रीन कलर देखोगे, तो वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। अगर ऑरेंज, रेड, येलो ये कलर दिख रहा है तो वो किसकी वजह से है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्लास्टिड में हरा वर्णक होता है? तो हम समझ गए हैं इसको कि किस में हरा वर्णक होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कंटेन क्रोमैटिन इन इट? किसमें से क्रोमैटिन, किसमें क्रोमैटिन मिलता है बताइए? क्रोमैटिन मिलता है हमारा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्रोमैटिन जब सेल डिवीजन होता है ना, सेल जब टूटने लगती है, ऐसे तो ये क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब सेल ब्रेक डाउन होने लगता है, सेल टूटने लगता है, सेल डिवीजन जानते हैं ना, जब एक सेल टूट के दो नई सेल बनाए। ठीक है, एक सेल टूट के दो नई सेल बनाए, चार नई सेल बनाए। ठीक है, तो उस फेज में क्या होता है? ये जो क्रोमैटिन ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये कैसा फॉर्म ले लेता है? क्रोमोसोम में बदल जाता है। ऐसे किस में बदल जाता है? क्रोमोसोम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपसे पूछ रहेगा कि जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम के फॉर्म में। ठीक है, यहां प्रेजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल? इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता? तो बताइए जल्दी से, इसमें कौन सा ऐसा फीचर है जो यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता है? ये आपका होमवर्क है, आप मुझे इसको करके बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? इसको भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। हमने पढ़ा था हमारे सेल में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। हमने पढ़ा था हमारे सेल में प्रेजेंट क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसको बोला जाता है पावर हाउस। किसका पावर हाउस? किसी भी कोशिका का पावर हाउस। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इसको पावर हाउस इसलिए बोला जाता है, जैसे पावर हाउस में क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बिजली बनती है। वैसे ही हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको पावर हाउस इसलिए बोलते हैं, ये बनाता है एनर्जी, ऊर्जा। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में बनाता है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोला जाता है। किसको? एटीपी को। अब क्वेश्चन इसमें एटीपी तो नहीं दे रखा है, हमें इसके लिए इसका पता करना पड़ेगा इसका फुल फॉर्म भी। तो इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो देखिए इसमें से कहीं कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है? हाँ, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फर्स्ट ऑप्शन ही है हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organelle of the cell has its own DNA and ribosome? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी, इससे पहले वाली जो भी मैंने सेल ऑर्गेनल पे दी थी, तो आपको ये आंसर पता होगा कि मैंने बताया था कि ऐसे कुछ ऐसे हमारे सेल ऑर्गेनल हैं जिसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। वो कौन कौन से मैंने बताए थे आपको? मैंने बताया था प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया।
तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटीन लिपिड्स दैट आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। जो प्रोटीन लिपिड जो कि सेल के फॉर्मेशन के लिए, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कहाँ बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी एपरेटस जो है वो पैकेजिंग का काम करता है। अगर सिर्फ प्रोटीन की बात होगी तो आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे, सिर्फ लिपिड की बात होगी तो आप क्या करेंगे, आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेंगे। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डीएनए एंड एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद द फॉलोइंग बेसिस टू फॉर्म अ बेस पेयर। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं डीएनए का। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता क्या है? ये होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, और ये किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन और क्रिक ने ये हमारा डबल हेलिकल मॉडल दिया था। ठीक है, और उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास डीएनए में 4 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, चार न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? ग्वानिन, पहला क्या है? ग्वानिन, एडेनिन, थाइमीन एंड साइटोसिन। ये 3 प्रेजेंट होते हैं, ये 4 प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड हमारे डीएनए में। पहला क्या है? ग्वानिन, सेकंड है एडेनिन, तीसरा है थाइमीन और चौथा है साइटोसिन। ठीक है, तो जो हमारा एडेनिन और थाइमीन है ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो हमारा साइटोसिन और ग्वानिन है ये हमारा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाता, यहाँ पे एडेनिन की जगह पे लिखा होता कि साइटोसिन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता, तो आंसर क्या लगाते हैं? फिर लगाते ग्वानिन। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है एडेनिन के बारे में कि एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से किससे जुड़ा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थाइमीन हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, तो आज हमने सेल के ऊपर क्वेश्चंस किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें पढ़ेंगे हम कि नए टॉपिक को हम शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर फिर से मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी मिक्स क्वेश्चंस, अगर कोई कंसेप्ट हमारा छूट भी जाएगा तो हम उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे से